ये तो सरकार की नाकामी है, इसलिए ये बढ़ रहा है। बाकी देशों ने 2 महीने पहले से सारा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया। हमारी सरकार सो रही है क्या? आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं। बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए गए। अगर चुनाव ना हुए होते ये कब का कर चुके होते। एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएंगे? सैलरी भी तो नहीं रह गई वैसी। अभी जहर खा के मरना पड़ेगा। छात्रों को बधाई हो। अगली बार जब आप नीट देने जाएंगे तो भले ही किराया ज़्यादा दे करके जाएं, लेकिन आपको नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम पता होगा। ये जान करके आपको फ़ायदा क्या होगा, ये एक अलग प्रश्न है। उस प्रश्न की तरह कि क्या तेल के दाम बढ़ाने के लिए सरकार चुनाव खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। प्रश्न ये भी है कि सालों से सस्ता तेल ऊंचे दाम पर बेच करके कंपनियों ने कितने पैसे कूटे और क्या वाकई बीते सालों का मुनाफा कुछ महीनों में ही फुर्र होने को था। सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल पर 20 रुपये और डीजल पर 100 रुपये का घाटा तेल कंपनियां उठा रही हैं, तो क्या ये 3 रुपये की बढ़ोतरी सिर्फ झांकी है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University, Candid and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. तो जिसकी भूमिका बनाई जा रही थी उसकी शुरुआत हो गई है। महंगाई धीरे धीरे सुरसा की तरह अपना मुंह खोलना शुरू कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ गए हैं और सीएनजी भी 2 रुपये महंगी हो गई है। पर क्या ये कीमतें यहीं स्थिर हो जाएंगी? अनुमान है कि तेल कंपनियों को लगभग 20 रुपये प्रति लीटर का घाटा पेट्रोल पर और 100 रुपये का डीजल पर हो रहा है, सुजाता शर्मा ने कहा है। तो चिंताएं ये हैं कि कहीं ये बढ़ोतरी एक चरण मात्र तो नहीं है, एक पड़ाव मात्र तो नहीं है भविष्य में होने वाली बढ़ोतरियों का। आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। अब तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए थे, लेकिन ये सवाल फिजा में तो था कि कब तक तेल कंपनियां घाटा सहती रहेंगी, और आज तेल महंगा होने की खबर आ गई। ये जो 3 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, इसके मायने क्या हैं? हमारी आपकी जेब पर इसका असर कैसे पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको नीट पेपर लीक पर एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। सीबीआई ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा दावा किया गया है कि वो व्यक्ति मास्टरमाइंड है। उसका नाम है पीवी कुलकर्णी। पुणे में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, लेकिन खबर ये है कि कुलकर्णी एनटीए के अंदर के ही आदमी थे। एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। नीट का पेपर उनकी पहुंच में था और सीबीआई की जांच के मुताबिक नीट का पेपर उन्होंने ही लीक किया था। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे, जिसको सीबीआई पहले ही अरेस्ट कर चुकी है, उसकी मदद से कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। कुलकर्णी ने अपने घर पर छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई, उनको सवाल भी बताए और जवाब भी बता दिए जो नीट की परीक्षा में आने वाले थे। जांच में पाया गया कि वही सवाल 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा के असली पेपर से मेल खाते हैं। इनके कारनामे का नतीजा ये है कि अब 22 लाख बच्चे परेशान हैं। दोबारा परीक्षा उन्हें देनी पड़ेगी। आज ही सुबह शिक्षा मंत्री ने बताया कि 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो अब लौटते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 3 रुपये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन जब हम गाड़ी की टंकी फुल कराने जाते हैं, पहुंचते हैं, तब इसका असर मीटर पर समझ आता है। ये तो सरकार की नाकामी है, इसलिए ये बढ़ रहा है। बाकी देशों ने 2 महीने पहले से सारा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया। हमारी सरकार सो रही है क्या? तो लेट से बढ़ाई है, मतलब पहले प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ना। और सरकार तो अभी जो रैलियों में जो पेट्रोल खर्च कर रही है, दुनिया भर की गाड़ियां चला रही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? है बताइए, आप बताइए। सरकार को प्रिकॉशन पहले लेनी चाहिए। सरकार बेवकूफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को अपील की थी कि कम तेल खर्च करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हो सके तो कारपूल करें। प्रधानमंत्री ने के इस बयान ने ये संकेत दे दिए थे कि सरकार अब कुछ कड़े कदम उठाने वाली है, और उसमें सबसे स्पष्ट था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं।
लेकिन तेल की कीमतों का असर क्या होगा, बढ़ती कीमतों का, इस बात की चर्चा कल हमने ललन टॉप शो में भी की थी कि तेल के दाम बढ़ने का असर तुरंत तो पेट्रोल पंप पे दिखता ही है, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर इससे कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। एक एक करके समझते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या महंगा होने वाला है। सबसे पहले तो भाड़ा, किराया महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहला और सीधा असर परिवहन की कॉस्ट पर पड़ता है। तो पेट्रोल से कार और बाइक वालों का खर्च बढ़ेगा, डीजल से और सीएनजी से बसों, ऑटो, कैब का खर्च बढ़ेगा, डीजल से ही ट्रक चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये फिलहाल 3 रुपये की बढ़ोतरी होती है, आशंकाएं कि और भी हो सकती है, तो इसका असर पहले तो जो परिवहन का किराया है उस पर होगा, घूमने जाने की बात छोड़िए, ऑफिस जाना भी महंगा होगा। लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता, सबसे अहम है माल की ढुलाई। अगर डीजल का दाम बढ़ता है तो फिर ट्रक से माल की ढुलाई महंगी होती है, जिसका सीधा असर आपकी रसोई में, आपके किचन में दिखाई देता है। तो भारत में खाने पीने की चीज़ें बड़ी मात्रा में सड़क के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, आप जानते हैं, बड़े बड़े ट्रकों में लद करके सब्जी, मसाले इत्यादि। तो फल, दूध, अनाज, पैकेज सामान, ये सब को ढोना महंगा हो जाता है, और ये जो अतिरिक्त खर्च है वो घूम फिर करके हम पर ही आता है, ग्राहकों से ही वसूला जाता है। और संकेत तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पहले ही दिखने लगे थे। आपको याद होगा, अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर पहले ही बढ़ा दिए थे। इसके अलावा क्या होगा, बीते समय में मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बहुत से लोगों ने झोला लेकर के बाजार जाना बंद कर दिया है। सब्जी और महीने का राशन भी बहुत से लोग ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म से मंगा लेते हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट। कपड़े, जूते, घर का दूसरा सामान तो पहले ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से लोग मंगाने लगे हैं। और इस पूरे बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम कड़ी है। महंगे तेल का मतलब है महंगी डिलीवरी। आने वाले समय में आपको तेल के दाम डिलीवरी चार्जेस में नज़र आने लगेंगे। कंपनियां डिलीवरी चार्ज बढ़ा सकती हैं, छूट कम कर सकती हैं। तो क्या होता है कि देखिए, एक ट्रक जो उसको उठाती है, जब समझिए कि मैं चेन्नई में रहता हूँ तो सब्जियां ज्यादातर ऊटी में ग्रो होती है, उधर वेदर क्लाइमेट अच्छा होता है, तो उधर से हार्वेस्ट करके फसल काट के उसको टाउन में, सिटी में, चेन्नई तक लाना है तो 1000 किलोमीटर की करीबन दूरी तक जा सकते हैं वो ट्रक। तो ये 1000 किलोमीटर की दूरी में डीजल का दाम जो होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो फार्मर जो प्रोड्यूस करता है वो फिर बेचता है मार्केट, मंडी में आकर, और मंडी में जाने तक भी उसको डीजल का खर्चा होता है। फिर मंडी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हर जगह जाना है, उस पर फिर डीजल का खर्चा होता है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीज होता है, पहला प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट, फिर उस दाम के ऊपर आपको और डीजल का दाम और एक बार मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपको आपके शहर में आता है, शहर की मंडी में आती है, शहर की मंडी से आपके घर में आने में और एक ट्रांसपोर्टेशन लगता है, राइट, वो तीसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये तीनों का ऑन टॉप ऑफ इट कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए जो उधर 10 रुपए में बिकती है ऊटी में, वो सीधे आपको यहाँ आने पर 13 या 13.5 रुपए तक बढ़ सकती है। यानी मार पड़ेगी तो चौतरफा पड़ेगी। आने जाने से लेकर खाने पीने और सामान मंगाने तक के दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और विपक्ष इसी बात पर सरकार को घेर रहा है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रही थी, इलेक्शन खत्म होते ही दाम बढ़ गए। कि सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। जो लोग इस तरह की आलोचना कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से। 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत नुकसान कर जाएगा। मैं तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। पर सवाल है कि क्या कोई और रास्ता है? क्या बिना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए काम चल सकता था? पूरी दुनिया के इस तेल संकट ने हमारी सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बैलेंस शीट को
बुरी तरह प्रभावित किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12 मई को कहा कि तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को बाजार की कीमत से काफी कम दाम पर बेच रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर दिन लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मौजूदा कीमतों पर अप्रैल-जून की तिमाही में इन तीनों कंपनियों का कुल नुकसान करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच सकता है। ये नुकसान कितना बड़ा है? जितना इन तेल कंपनियों ने पिछले साल मुनाफा कमाया, वो सारा मुनाफा 3 महीने के नुकसान में साफ हो जाएगा। पुरी ने कहा कि तेल कंपनियां आखिर कब तक बोझ उठा पाएंगी। सच कहूं तो यही बात मुझे चिंता में डालती है। कुछ समय पहले तक तेल कंपनियां काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन जिस रफ्तार से नुकसान बढ़ रहा है उससे सिर्फ 1 तिमाही का घाटा पिछले साल के पूरे टैक्स के बाद वाले मुनाफे को ख़त्म कर सकता है। आखिर ये कब तक चलेगा? किसी न किसी समय सरकार को इस पर फैसला लेना ही पड़ेगा। उन्होंने ये बात मंगलवार को कही थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के एनुअल बिजनेस समिट में 2026 समिट में प्रधानमंत्री की तेल कम खर्च करने की अपील के 2 दिन बाद, यानी प्रधानमंत्री के बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ये साफ कर दिया था, ये संकेत दे दिया था कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए तैयारी कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मनोज सबनिस अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत से इसको समझाते हैं कि अगर किसी चीज़ की मांग घटानी है तो या तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, उसकी मात्रा कम कर दीजिए, अवेलेबिलिटी कम कर दीजिए, या फिर उसकी कीमत बढ़ा दीजिए। 140 करोड़ लोगों वाले भारत में क्वांटिटी कम करना मुश्किल कम है, क्योंकि फिर इसे जमाखोरी और उससे नत्थी करते हुए कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। सिलेंडर की किल्लत के दौरान हमने कालाबाजारी की खबरें देखी हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने भर में काम चल जाएगा? क्या सरकार आगे अब और दाम नहीं बढ़ाएगी? बात यह है कि आपने जो पूछा कि क्या ये टोकन है, हाँ ये टोकन है, क्या ये बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है, मगर वो डिपेंड करता है 2 चीज के ऊपर। एक, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो दिया, पूछा लोगों से, वो कितना उसको सीरियसली लेकर अपना पेट्रोल और इसका खर्चा कम कराने की कोशिश करते हैं। यानी कंपनियां अगर वर्क फ्रॉम होम में स्विच करती है, ऑफिशियली अनाउंस करती है, एक सीरियसनेस, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन की, मैंने वर्क फ्रॉम होम की बात उठाई तो लॉकडाउन मन में आ गया, तो एकदम लोग डर गए ना। तो उस डर का एक एक्शन अगर लोग दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन थोड़ा कम हो सकता है देश में, तो और रेट हाइक का फिर उम्मीद कम होगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि वॉर की स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। अब ये कितने दिन तक चल सकते? मेरा मानना है कि 6 से 8 हफ्ते तक ये रख के मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिजर्व्स है। हमने पुराने ऑयल जो खरीदा था उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूजुअली होता है, तो मार्च में जो असर पड़ी उसमें फरवरी में जो ऑलरेडी खरीद चुके थे तेल, उसका बेनिफिट मिला हमें। तो मेरे ख्याल में इससे थोड़ा दिन चलेगा। अगर वॉर खत्म हो जाती है तो इससे खत्म हो जाएगा बात। वॉर खत्म नहीं होती है, क्योंकि देखिए अगर ये 105 के लेवल पे जो तेल चल रहा है वो अगर 90 के नीचे आता है तो वो एक तरह से गवर्नमेंट अब्सॉर्ब करके, ऑयल मार्केटिंग अब्सॉर्ब करके चला सकते हैं। तो 90 के लेवल पे ऑयल आ गया, क्रूड, ब्रेंट क्रूड, तो मेरा मानना है कि ये 3 रुपए से काम चलेगा। नेचुरली फिस्कल डेफिसिट के ऊपर असर रहेगा, मगर उसको मैनेज करेगी गवर्नमेंट किसी और तरीके से। तो बात ये उस पर उठती है कि लोग अपना सीरियसली एक पेट्रोल कंजम्पशन को रिड्यूस करें, और सेकंड बात है कि वॉर जितनी तेजी से खत्म हो उतना हद तक और पेट्रोल हाइक करने की जरूरत नहीं होगी। तेल के संकट की जिस स्थिति में हम आ पहुंचे हैं, कीमत बढ़ाने के साथ डिमांड भी कम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने इसीलिए वर्क फ्रॉम होम जैसी अपील की थी। हालांकि ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि तेल के संकट पर सरकार की नींद इतनी देर से क्यों टूटी। चुनाव तक सब ठीक था, सब रोड शो हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, चुनाव बाद अचानक संकट क्यों नजर आने लगा। बात सिर्फ डीजल पेट्रोल पर 3 रुपए बढ़ाने की नहीं है, दूध पर 2 रुपए बढ़ाने की भी नहीं है। बात यह है कि क्या इस देश की जनता महंगाई झेलने की स्थिति में है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में 7.5 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, और हमारे लिए गरीबी रेखा का पैमाना जानते हैं आप कितना है? 60 रुपए प्रतिदिन की कमाई। जो व्यक्ति 60 रुपए से ज़्यादा कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। वो बहस अलग है, कभी और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों की दिहाड़ी 60 रुपए भी नहीं है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि दूध का पैकेट 2 रुपए महंगा होने का मतलब क्या होता है। तेल के महंगे होने के बाद जो आटा, दाल, चावल, चीनी महंगा होगा, उसके दाम कैसे चुकाएगा एक गरीब आदमी? साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। आपका नाम?
एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा? सैलरी भी तो नहीं रह गई वैसी। अभी तो जहर खा के मरना पड़ेगा। साला हर बार महंगाई महंगाई महंगाई, कुछ हो नहीं रहा है देश में भाई। अब बात भविष्य की करते हैं, आगे के रास्ते क्या हैं। सरकार ने 2017 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया, यानी उसके पहले तक सरकार कीमतें खुद तय करती थी, लेकिन किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों के बाद सुधार शुरू हुए, रिफॉर्म शुरू हुए और पहले पेट्रोल और फिर डीजल को भी इस दायरे में लाया गया। 2017 से हर सुबह कंपनियां अपने हिसाब से तेल की कीमतें तय करने लगी, लेकिन क्या कीमतें पूरी तरह सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक अजय श्रीवास्तव इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि व्यवस्था बाजार की कीमतों और सरकारी कंट्रोल के बीच ग्रे जोन में फंसी हुई है। वो वर्तमान व्यवस्था को मैनेज्ड डीरेगुलेशन कहते हैं, मतलब कि कीमतें ग्लोबल रेट और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से रिलेटेड तो हैं, लेकिन अंतिम कीमत तो सरकार की नीतियां, खासकर की टैक्स सिस्टम से तय होती हैं। जैसे कि जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है और तेल कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ा लेती हैं, लेकिन ग्राहक को कीमत ज़्यादा ही देनी पड़ती है। वहीं जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जो अभी हो रहा है, तो सरकारी दबाव के कारण तेल कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाती और वो नुकसान झेलती हैं। इसको उन्होंने आंकड़े से समझाया है। वो बताते हैं कि साल 2022 से 2025 के बीच कच्चे तेल की कीमत $99 से गिर करके $68 प्रति बैरल पर आ गई थी, लेकिन इस बीच केंद्र और राज्यों का टैक्स कलेक्शन 5.24 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 6.31 लाख करोड़ रुपए हो गया। तेल कंपनियों ने भी इस दौरान तगड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिला। पेट्रोल पंप पर कीमतें वैसे के वैसी ही बनी रहीं, लेकिन अब युद्ध के बाद चीज़ें बदल गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और तेल कंपनियों को हो रहा है ज़बरदस्त नुकसान। अजय श्रीवास्तव अपने लेख में इसके कुछ समाधान भी बता रहे हैं, जैसे कि सरकार को फ्यूल प्राइस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क यानी FPTF सिस्टम अपनाना चाहिए। क्या चीज़ होती है ये? यानी कि इसका मतलब ये है कि पेट्रोल पंप पर जो कीमत दिखे वो सीधे 3 चीज़ों से लिंक्ड हो: इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमत, डॉलर का भाव और रिफाइनिंग का खर्च। यानी आम आदमी को समझ में आए कि आखिर कीमत क्यों बढ़ रही है या क्यों घट रही है। कीमतें नियमित तरीके से बदलें ताकि जनता को इसके पीछे की रीजनिंग समझ में आए, एक थोड़ी पारदर्शिता हो। इसके साथ ही तेल कंपनियों का मार्जिन भी तय हो कि कंपनियां कितना मुनाफा कमाएंगी, वो पहले से तय हो। इसके अलावा सरकार का टैक्स भी एक लिमिट के भीतर हो। वैट, एक्साइज जैसे टैक्स भी एक तरह से दायरे में बढ़ें। लेकिन पॉलिसी बनाने की बात है, जो आज की तारीख में अभी इमीडिएटली तो संभव नहीं है। आज इस नीति पर काम करने से भी तेल का संकट इमीडिएटली तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि तेल की कीमतें जितनी बड़ी समस्या हैं, उतनी बड़ी समस्या तेल की सप्लाई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप जाते वक्त जब UAE में ठहरे तो उनके एजेंडा में तेल ही सबसे ऊपर था। भारत और UAE के बीच तेल भंडार को लेकर के एक MOU भी साइन हुआ। मकसद वही है, दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने पर भारत के लिए सप्लाई सुरक्षित रखना। UAE की कंपनी है एडनॉक। वो एकमात्र ऐसी विदेशी कंपनी है जो भारत की ज़मीन के अंदर बने रिजर्व टैंकों में अपना तेल स्टोर करती है। इससे संकट के समय भारत के पास तेल का सुरक्षित स्टॉक रहेगा। तो तेल पर फिलहाल इतना ही। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, हम इस आस के साथ आगे बढ़ते हैं कि पश्चिम एशिया का ये संकट जल्द खत्म हो और हमारा भी त्रास जल्दी निपटे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जल्द खुले और सप्लाई तेल की, गैस की पहले जैसी हो जाए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बड़ी खबरों में इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। धार भोजशाला मामले में फैसला आ गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला दिया है। कोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग देवी यानी सरस्वती मंदिर बताया है। बेंच ने कहा कि परिसर हिंदू मंदिर है और यहाँ हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार है। कोर्ट का कहना है कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। कोर्ट ने ASI सर्वे और साइंटिफिक स्टडी पर भरोसा जताया। फिलहाल भोजशाला का संरक्षण ASI के पास ही बना रहेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष से ये कोर्ट ने कहा है कि वो मस्जिद के लिए सरकार से अलग से जमीन की मांग कर सकते हैं। फैसले के बाद इंदौर से लेकर धार तक प्रशासन अलर्ट है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। शुक्रवार का दिन है। परंपरा अनुसार मुस्लिम पक्ष ने आज भोजशाला में 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की, लेकिन विवाद का मूल क्या है, इस पर हम विस्तार से ललन टॉप शो में कई दफ़े बात कर चुके हैं।
फिर भी ब्रीफ में आपको बता देते हैं। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पुराना ऐतिहासिक परिसर है। एएसआई मार्ग का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। हिंदू समुदाय इसे राजा भोज का बनवाया वाग्देवी मंदिर और ज्ञान का केंद्र मानता है। मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता आया है। यही विवाद का मूल है। विवाद सुलझाने के लिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका लगाई थी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन ने। साल 2022 में मांग थी भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो, हिंदुओं को पूर्ण अधिकार मिले, नमाज बंद हो और एएसआई सर्वे हो। कोर्ट में बहस मुबाहिसे हुए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि भोजशाला शुरू से ही एक मस्जिद है। हिंदू मुस्लिम के अलावा जैन समाज की भी इसमें एंट्री हुई थी। जैन समुदाय ने इस जगह को जैन तीर्थ होने का दावा किया था। तो ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।